हाय हेलो एवरीवन। सो सीडीएसएल पे आज हम डिस्कशन करेंगे कौन कौन एनालिसिस करेंगे इस कंपनी का। एक प्लेटफॉर्म ड्रिवन ये बिजनेस मॉडल है एंड वी ऑल नो कि एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल ग्रोथ अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है इस कंपनी के पास में। कंपनी का फोर्थ क्वार्टर बहुत अच्छा रहा था। इनफैक्ट पूरा FY24 अगर आप देखो तो काफ़ी सॉलिड नंबर्स कंपनी ने रिपोर्ट किए हैं। सेल्स ग्रोथ ऑलमोस्ट 46-47% की रही है। मार्जिन्स में काफ़ी सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट देखने को मिला है एंड नेट प्रॉफिट भी काफ़ी सॉलिड नंबर रिपोर्ट किया अपने प्रॉफिट के अंदर भी कंपनी ने। सो अब हमको यहाँ से ये देखना है कि FY25 के लिए ओवरऑल क्या आउटलुक है इस कंपनी का, किन चीजों के ऊपर मैनेजमेंट फोकस कर रहा है एंड नियर टर्म में क्या ग्रोथ ट्रिगर्स रह सकते हैं इस कंपनी के लिए। और उसके साथ में डिस्कस करेंगे कि क्या करंट लेवल पे कोई अपॉर्चुनिटी लगती है स्टॉक के अंदर। सो ये सारी चीजें आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कंपनी का कहना है कि इक्विटी टर्नओवर का जो नंबर है उसमें काफी सिग्निफिकेंट ग्रोथ देखने को मिली है। ऑलमोस्ट 50% की ग्रोथ रही है पूरे FY24 के अंदर एंड स्पेसिफिकली अगर फोर्थ क्वार्टर की बात करें तो 126% की ग्रोथ देखने को मिली है कंपनी के इक्विटी टर्नओवर के अंदर। देन सीडीएसएल को 25 इयर्स कंप्लीट हो गए हैं FY24 के अंदर और कंपनी का कहना है कि हमने इसके साथ में काफी ज्यादा ग्रोथ देखा है। जिस जिस तरीके से नंबर ऑफ डीमैट अकाउंट ओपन हुए हैं पिछले कुछ रिसेंट ईयर्स में एंड फोर्थ क्वार्टर में स्पेसिफिकली कंपनी कह रही है कि 1 करोड़ से भी ज्यादा नए डीमैट अकाउंट ओपन हुए हैं सिर्फ फोर्थ क्वार्टर के अंदर। और ये हमारे 20-25 साल का जो हमारा हिस्ट्री रही है हमारी कंपनी की उसमें सबसे सबसे हाईएस्ट नंबर रहा है ये। मतलब किसी भी एक क्वार्टर में सबसे ज्यादा नए डीमैट अकाउंट ओपन हुए हैं सिर्फ फोर्थ क्वार्टर के अंदर, तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट रही है कंपनी की। देन इनका कहना है कि अब इस तरीके का जो पार्टिसिपेशन है ये एक्चुअली में क्या शो कर रहा है कि जो रिटेल इन्वेस्टर है इंडिया का वो काफी ज्यादा कंफर्ट फील कर रहा है, उसको उसको काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस है आज के टाइम पे इंडिया के कैपिटल मार्केट के अंदर। एंड यही एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है हमारे लिए बिकॉज इनका अगर आप मॉडल देखोगे तो इनका बिजनेस मॉडल का बेसिक फिलॉसफी ही यही है कि रिटेल इन्वेस्टर्स का या इंडियन इन्वेस्टर्स का ओवरऑल कॉन्फिडेंस बढ़ना चाहिए इंडियन कैपिटल मार्केट्स के ऊपर और उससे ओवरऑल पार्टिसिपेशन भी उनका बढ़ना चाहिए, जिसको इस कंपनी ने पिछले 20-25 सालों के अंदर काफी अच्छे से किया है। एंड हम उसका रिजल्ट भी देख रहे हैं कि आज के टाइम पे कितना अच्छा पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है स्पेसिफिकली रिटेल इन्वेस्टर्स की तरफ से। देन कंपनी कह रही है कि इस ट्रस्ट को और इस मार्केट एफिशिएंसी को और ज्यादा बढ़ाने के लिए हमने कुछ नए इनिशिएटिव्स लिए हैं FY24 के अंदर। सो जैसे T+0 का जो सेटलमेंट है उसके ऊपर काम करना स्टार्ट किया है कंपनी ने। सेबी की जो रेगुलेशन आई थी तो एक टाइम था जब सेटलमेंट होने में ऑलमोस्ट कभी कभी एक महीना भी लग जाता था अगर हम अर्ली डेज की बात करें 1980s 1990s में। बट उसके वहां से अगर हम देखें तो एक बहुत अच्छी जर्नी हमारे इंडियन कैपिटल मार्केट सिस्टम ने देखा है, जहां पहले हम T+2 पे आए, देन T+2 से T+1 पे एंड अब धीरे धीरे अब T+0 सेटलमेंट की तरफ ओवरऑल हम प्रोग्रेस कर रहे हैं। तो वही कंपनी कह रही है। इसके साथ में AIF और जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स होते हैं उनका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस भी कंपनी ने काफी स्मूथ किया है FY24 के अंदर। तो जिससे बेसिकली बेनिफिट क्या होगा कि जो कैपिटल का फ्लो है हमारे मार्केट के अंदर वो थोड़ा सा इजी हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा। प्लस इसके साथ में जो ई कैश होता है, इलेक्ट्रॉनिक कंसोलिडेटेड अकाउंट स्टेटमेंट, तो बेसिकली ई कैश एक एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट होता है एक इन्वेस्टर के लिए बिकॉज आपके जितने भी इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल आपके 3-4 जगह डीमैट अकाउंट है, आपका अलग अलग ब्रोकर के पास में आपका आपका म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट पड़ा हुआ है, कहीं पे आपने हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, कुछ और गारंटी इनकम प्लान वगैरह लिया हुआ है। तो ये सब क्या है, ये काफी अनऑर्गेनाइज होता है। आपको आपको एक एक जगह पे जाके ट्रैक करना पड़ता है, देखना पड़ता है, तो काफी कॉम्प्लेक्स होता है। लेकिन सीडीएसएल का ये जो ई कैश स्टेटमेंट है, इसमें आपका ये जितना भी इन्वेस्टमेंट होता है, जितना भी फाइनेंशियल एसेट है आपका बेसिकली, वो सब आपको एक जगह पे आप ट्रैक कर सकते हो। तो एक काफी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है ये इन्वेस्टर्स के लिए जो सीडीएसएल शेयर करता है। और इसको अब ये कंपनी 23 लैंग्वेजेस में इन्वेस्टर्स को शेयर करती है। तो ये भी एक काफी इंपॉर्टेंट नया फीचर इन्होंने ऐड किया है कि जो जो इन्वेस्टर्स हैं जो हिंदी इंग्लिश वाले लैंग्वेज के साथ में कंफर्टेबल नहीं है तो उनको उनके लोकल लैंग्वेज में कंपनी ये चीजें प्रोवाइड करती है। तो इस तरीके के नए नए फीचर्स कंपनी ऐड करती जा रही है। देन कंपनी का कहना है कि ये जो सारी फीचर्स हम नए इनिशिएटिव जो ले रहे हैं इसका मेन पर्पस क्या है। सो बेसिकली पर्पस वही है कि इन्वेस्टर्स का इन्वॉल्वमेंट बढ़े, ओवरऑल एक्सेसिबिलिटी बढ़े, मतलब आपको पता हो कि आपने कहाँ इन्वेस्ट किया है, कितना इन्वेस्ट किया है। बिकॉज हम देखते हैं कि आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको अपने पुराने इन्वेस्टमेंट्स का पता ही नहीं, आइडिया नहीं है कि कौन सा शेयर लिया था, कब लिया था। तो आई मीन जब आपको यही नहीं पता होगा तो आप ट्रैक कैसे करोगे। तो ये सारी चीजें बेसिकली उस चीजों को ट्रैकिंग को बहुत ज्यादा सिंप्लीफाई करती है इन्वेस्टर के लिए।
देन कंपनी का कहना है कि जो अनलिस्टेड कंपनीज हैं जो अभी तक लिस्ट नहीं हुई है मार्केट में, सो वहां से भी एक बहुत बड़ी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है, बिकॉज गवर्नमेंट ने कुछ टाइम पहले एक डेडलाइन दिया है कि सितंबर 24 के बाद में जितनी भी जो अनलिस्टेड कंपनीज हैं, मतलब जो प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनीज हैं, जिनका टर्नओवर एनुअली या तो 40 करोड़ है, या फिर शेयर कैपिटल उनका 4 करोड़ के आसपास है, तो ये इस तरीके की कंपनी जब भी कोई फर्दर कैपिटल रेज करने जाएगी मार्केट में, तो उनको अपने शेयर्स को डीमैट कराना जो है वो कंपलसरी हो गया। तो सीडीएसएल क्या क्या कह रहा है कि ये डेफिनेटली एक ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है, बिकॉज इससे इंक्रीमेंटल बिजनेस हमारा आएगा। ये तो आई मीन डेफिनेटली है, ये तो आएगा, बट मार्केट उस बिजनेस का साइज कितना होगा और वो कितने बड़े रेवेन्यू नंबर में कन्वर्ट होगा, ये आज प्रेडिक्ट कर पाना इसमें थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बिकॉज ऑब्वियसली उसमें वो क्राइटेरिया आ जाता है कि कंपनीज का एनुअल टर्नओवर 40 करोड़ होना चाहिए। उसके बाद वो जब अगला कैपिटल रेज करने जाएंगे, तब उनको वो मैंडेटरी है कि उनको वो डीमैट में करवाना है। सो आज उसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि उसका बिजनेस में कितना नंबर आएगा सीडीएसएल के लिए, लेकिन हमको ये आइडिया लगता है कि ये एक इंपॉर्टेंट ट्रेंड है, बिकॉज आज हम देखते हैं कि 6000 के आसपास कंपनीज लिस्टेड है मार्केट में। हर साल हर क्वार्टर में हम देख रहे हैं कि नए नए आईपीओज आ रहे हैं। तो ये एक सेक्युलर ट्रेंड है जो जो होगा। आई मीन गवर्नमेंट का भी इसका मतलब यही फोकस है कि जितनी भी जो प्राइवेट लिस्टेड कंपनीज है वो धीरे धीरे अपने शेयर्स को डीमैट कराए, और उससे सीडीएसएल जो है वो एक बहुत बड़ा डायरेक्ट बेनिफिशियरी है। बिकॉज अगर आप इस कंपनी का मॉडल देखो तो आई मीन बहुत सिंपल मॉडल है। ये करता क्या है, बेसिकली एक प्लेटफॉर्म ही तो प्रोवाइड कर रहा है एक इन्वेस्टर को और एक कंपनी को जो जो मार्केट से पैसा उठाना चाह रही है, कैपिटल रेज करना चाह रही है। लेकिन दोनों की जर्नी में अगर आप देखो तो फॉर एग्जांपल अगर हम इन्वेस्टर की बात करें, तो इन्वेस्टर जब अपना डीमैट अकाउंट ओपन करता है, तो वो डीमैट अकाउंट ओपन करने के बाद से वो जितनी भी एक्टिविटी करेगा, कोई भी शेयर बाय करेगा, सेल करेगा, तो या फिर कोई ई वोटिंग अटेंड करेगा, जितनी भी वो चीजें करेगा उसके लिए उसको सीडीएसएल को पे करना पड़ेगा। सिमिलरली अगर आप कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, तो जब भी कोई कंपनी आईपीओ लेके आती है, तो एक तो आईपीओ के टाइम पे उनको फी पे करना पड़ता है सीडीएसएल को, देन लिस्ट होने के बाद उनको एनुअल फी पे करना पड़ता है, प्लस जब तक वो लिस्ट रहेंगी स्टॉक मार्केट के ऊपर, तब तक वो जितनी भी एक्टिविटी कर रही है, कभी बोनस इशू कर रही है, कभी स्टॉक स्प्लिट होता है, कभी वो डिविडेंड इशू कर रहे हैं, कभी वो कैपिटल रेज कर रहे हैं क्यूआईपी के थ्रू, आजकल तो ई वोटिंग होती है, ई एजीएम होता है। सो इन सारी चीजों का उनको उनको जो है वो फी पे करना पड़ता है सीडीएसएल को, और वो तब तक करना है जब तक वो अनलिस्टेड नहीं हो, जब तक वो डीलिस्ट नहीं हो जाती या फिर वो कंपनी बंद नहीं हो जाती। तो मतलब बेसिकली ये मॉडल क्या है कि एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं इन्वेस्टर्स को और कंपनीज को, लेकिन दोनों जगह से ये फी चार्ज कर रहे हैं, और ये रेकरिंग इनकम है, मतलब ये इनकम आनी ही है। तो जितनी भी आज के टाइम पे प्राइवेट लिस्टेड कंपनीज हैं, जो कि अनलिस्टेड हैं, अब जैसे जैसे ये कंपनीज आगे चल के डीमैट अपने शेयर्स को डीमैट कराएगी, तो डेफिनेटली इसका जो डायरेक्ट बेनिफिशियर होगा वो सीडीएसएल होगा। तो वही कंपनी कह रही है कि ग्रोथ अपॉर्चुनिटी तो है, ये एक बहुत बड़ा ट्रेंड है जो होना ही आने वाले टाइम में भी। बिकॉज अगर आप इस कंपनी का मार्केट शेयर भी देखोगे तो 60-70% का इंक्रीमेंटल मार्केट शेयर है सीडीएसएल का। बाकी का कुछ एनएसडीएल के पास में है, एंड कुछ जो लोकल छोटे छोटे डिपॉजिटरीज हैं उनके पास में, लेकिन मेजर जो मार्केट शेयर है वो सीडीएसएल के पास में है। तो डेफिनेटली डायरेक्ट बेनिफिशियर उसका सीडीएसएल ही होगा, लेकिन अब वो कितना साइज होगा उस बिजनेस का और कब तक होगा, तो वो नंबर आज प्रेडिक्ट कर पाना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। लेकिन यस, ग्रोथ ट्रेंड वो कंपनी के पास में अवेलेबल है। देन इसके बाद में कंपनी का कहना है कि एम्प्लॉय बेस, मतलब इनके बेसिकली इन्वेस्टमेंट क्या होता है सीडीएसएल का, दो ही मेन इन्वेस्टमेंट है। पहला तो है इनका एम्प्लॉयज, बिकॉज जिस तरीके का मॉडल है, आपको इतना सारा डेटा मैनेज करना है, इतने सारे अकाउंट्स मैनेज करने हैं, तो आपको आपको स्पेसिफिक स्किल के एम्प्लॉयज चाहिए, तो एक तो वो इन्वेस्टमेंट है। और दूसरा इन्वेस्टमेंट क्या है कंपनी का, टेक्नोलॉजी के ऊपर, बिकॉज इतनी 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 जल्दी से टेक्नोलॉजी चेंज होती है, इतना सारा आप डेटा बेस मैनेज करते हो, टाइम टू टाइम आपको इन्वेस्टर को अपडेट करना है, ब्रोकर्स को अपडेट करना है, सो उसके लिए आपको वैसा टेक इंफ्रा चाहिए। तो टेक्नोलॉजी और एम्प्लॉयज, ये दो मेन कॉस्ट होती है कंपनी की। एंड कंपनी कह रही है कि एम्प्लॉय बेस हमारा आज के टाइम पे 335 है, लास्ट ईयर ये 279 था, तो ये लगातार डेफिनेटली बढ़ता ही जाएगा जैसे जैसे बिजनेस ग्रो करेगा। एक और ग्रोथ ट्रेंड है कंपनी के पास में, वो है इंश्योरेंस वाला। जैसे हमने इनके रिजल्ट में भी डिस्कस किया था कि गवर्नमेंट का आज के टाइम पे फोकस है कि धीरे धीरे इंश्योरेंस को भी कंपलसरी डीमेटेरियलाइज कर दिया जाए, कि आपका जो इंश्योरेंस पॉलिसी है वो भी अब डीमैट फॉर्म में रहेगा आने वाले टाइम में। तो वहां से भी एक बड़ा ग्रोथ ट्रेंड अवेलेबल है सीडीएसएल के पास में। कंपनी कह रही है कि अगेन
ये भी कब तक प्ले आउट होगा, क्या साइज रहेगा, इसका आज हमें एग्जैक्ट आइडिया नहीं है। लेकिन हमने हमारी इंश्योरेंस रिपोजिटरी की टीम ऑलरेडी सेटअप कर ली है, टेक वगैरह भी हमारा रेडी है। तो जैसे जैसे वो चीज़ें रेगुलेशन की तरफ से क्लैरिटी मिलेगी, हमारा ओवरऑल सेटअप रेडी है कि हम उसको एक अच्छे बिजनेस वॉल्यूम में कन्वर्ट करने के लिए ओवरऑल हम आज के टाइम पे रेडी हैं। देन इनका कहना है कि जो पूरा जो इन्वेस्टमेंट है इंश्योरेंस के ऊपर, वही डिजिटली फॉर्मेट जो चाहिए हमें वो सब हमने करके रखा हुआ है। जस्ट ये है कि अभी पूरी क्लैरिटी नहीं है ये रेगुलेटरी की तरफ से, तो उसका ये ओवरऑल अभी वेट कर रहे हैं। देन कंपनी कह रही है कि सिंगल डीमैट के ऊपर भी डिस्कशन चल रहा है आज के टाइम पे। तो सिंगल डीमैट में क्या होगा, वही चीजें कि आपका जितना भी फाइनेंशियल एसेट है, आपका स्टॉक से लेकर के म्यूचुअल फंड से लेकर के इंश्योरेंस, जितने भी आपके इन्वेस्टमेंट्स हैं फाइनेंशियल एसेट्स के, वो सारा आपको एक ही डीमैट के ऊपर शो होगा। इस चीज के ऊपर फोकस है गवर्नमेंट का। कंपनी कह रही है कि अगेन ये भी एक रेगुलेटरी प्रोसेस है, इस पे हमारे पास कोई आज क्लैरिटी नहीं है, लेकिन हम जो अपने अपने पार्ट पे कर सकते हैं, जो टेक्नोलॉजी वाइज कर सकते हैं, चीजें सेटअप कर सकते हैं, वो हम कर रहे हैं। वो सारा वर्क इन प्रोसेस है। लेकिन कल को जब भी इस पे क्लैरिटी आएगी गवर्नमेंट की तरफ से, तो हम कॉन्फिडेंट है कि इसको एक अच्छे खासे बिजनेस में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। देन कंपनी का कहना है कि ऑब्वियसली आज हम ये भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि इंक्रीमेंटल कॉस्ट हमारा कितना लगेगा इन चीजों की वजह से। बिकॉज अगर आप रेगुलेटरी वाइज ही देखो, तो ये नए नए रिफॉर्म्स करता जा रहा है गवर्नमेंट पिछले कितने सालों से। जैसे जैसे अगर हम T+0 सेटलमेंट की बात करें, तो पहले T+2 T+3 सेटलमेंट होता था। तो उस टाइम पे ये प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता था कि 4 साल बाद या 5 साल बाद जो है वो T+1 सेटलमेंट आ जाएगा, या से भी T+1 सेटलमेंट लेकर के आ जाएगा। सो वो सारी चीजें जो है वो इंस्टेंट होती है, एंड उसके अकॉर्डिंग कंपनी को प्लान करना पड़ता है। तो आज आज बैठ करके ये प्रिडिक्ट करना बहुत डिफिकल्ट है कि अगले 3-4 साल में इन सारी रेगुलेटरी रिफॉर्म्स की वजह से कितना इंक्रीमेंटल टेक्नोलॉजी या एम्प्लॉयज के ऊपर कॉस्ट रहने वाला है कंपनी का। देन कंपनी कह रही है कि जो इनकी सब्सिडरीज हैं उनसे भी वो सिमिलर ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। जैसे इनका केवाईसी की एक सब्सिडरी है, इंश्योरेंस वाली सब्सिडरी है, तो अगेन ग्रोथ ट्रेंड तो उनके लिए भी काफी ज्यादा पॉजिटिव है आने वाले टाइम में। इसके इसके साथ में कंपनी का कहना है कि हमारा जो इन्वेस्टमेंट होता है वो सिर्फ फोलियोज के ऊपर नहीं होता है। मतलब फोलियोज बेसिकली अगर आपको आइडिया हो, तो जैसे जितनी भी कंपनीज लिस्टेड हैं इंडियन स्टॉक मार्केट में, उनको एनुअली एक फी पे करना पड़ता है सीडीएसएल को, अकॉर्डिंग टू देयर फोलियोज। मतलब जितने भी उनके फोलियोज हैं इन्वेस्टर्स के पास में, उसके अकॉर्डिंग उनको पर फोलियो 10 या 12 रुपए कुछ फी है, वो उनको सीडीएसएल को पे करना पड़ता है एनुअली। तो एक तरीके से अगर आप देखो तो सीडीएसएल के लिए रेकरिंग इनकम हो गया। जैसे आपके पास में हेल्थ इंश्योरेंस है, तो आप हर साल फिक्स है कि आप हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम पे करोगे ही, और इंश्योरेंस कंपनी को पता है कि मेरे पास इस कस्टमर से इतना प्रीमियम तो आना ही है। सिमिलरली सीडीएसएल के लिए भी वैसे ही वो रेकरिंग इनकम हो गया कि इतने सारे कंपनी लिस्टेड हैं, तो उन सबको एनुअली फी तो पे करना ही पड़ेगा सीडीएसएल को। जब तक वो कंपनीज मार्केट में लिस्टेड हैं, जब तक वो डीलिस्ट नहीं हो जाती, तब तक उनको वो पे करना पड़ेगा। तो कंपनी कह रही है कि हमारा जो इन्वेस्टमेंट होता है वो सिर्फ इसी के ऊपर नहीं होता है कि कितने फोलियोज हैं मार्केट में और हमको फोलियो मैनेज करना है। ऑब्वियसली वो तो मेन कॉस्ट है ही, लेकिन उसके साथ में अगर आप देखो, जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि जिस तरीके की रेगुलेटरी रिफॉर्म्स आते जा रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से पिछले कुछ सालों में, तो उसके लिए भी हमको रेडी रखना पड़ता है अपने आप को, अपना पूरा इन्वेस्टमेंट मैनेज करना पड़ता है। बिकॉज हमको आइडिया नहीं है कि आज गवर्नमेंट T+2 है, कल को वो T+0 पे आ जाए, या फिर गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्डर आ जाए कि आपको जो अलग अलग फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उनका अब रजिस्ट्रेशन प्रोसेस अब किस तरीके से करना है। तो ये सारे रिफॉर्म्स होते रहते हैं, और टाइम टू टाइम हमको उसके ऊपर भी कॉस्ट करना पड़ता है, इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। सो ऐसा नहीं कि सिर्फ फोलियो के ऊपर ही हमारा मेन इन्वेस्टमेंट होता है। देन कंपनी का कहना है कि इंश्योरेंस सेक्टर में जो प्राइसिंग का स्ट्रक्चर है वो दो बेसिस पे है। पहला क्या है, क्रिएशन ऑफ ईएआई। तो मतलब एक तो कंपनी का रहता है कि जैसे किसी इंश्योरेंस पॉलिसी का जो क्रिएशन हुआ है, उस टाइम पे वो अराउंड 20 रुपए चार्ज करती है इंश्योरेंस कंपनी को। दूसरा, ये मेंटेनेंस फी चार्ज करते हैं इंश्योरेंस कंपनी को, वो जो कि 25 रुपए के आसपास रहता है, ये भी एनुअल रहता है। तो ये बिल्कुल वैसे हो गया जैसे एक जो कंपनी लिस्टेड है, वो अपने स्टॉक के अगेंस्ट में मतलब फोलियो फी पे करती है सीडीएसएल को। सिमिलरली एक इंश्योरेंस कंपनी को भी जब उनका पॉलिसी क्रिएट होता है एक एक पॉलिसी होल्डर का, तो उस इंश्योरेंस कंपनी को पर पॉलिसी 20 रुपए के आसपास जो है वो फोलियो क्रिएशन फी पे करना पड़ता है सीडीएसएल को। और देन मेंटेनेंस चार्जेस जो है वो 25 रुपए के आसपास है, जो कि पे करना पड़ता है उनको अगेन सीडीएसएल को। तो ये दो चार्जेस जो हैं वो इंश्योरेंस कंपनी को पे करना पड़ता है
सीडीएसएल को आज के टाइम पे। अभी इसमें ग्रोथ तो आनी बाकी है, बिकॉज अभी तक ये मैंडेटरी किया नहीं है गवर्नमेंट ने। तो जब ये मैंडेटरी हो जाएगा तो अगेन वी ऑल नो कि इंडियंस का कितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट है सीडीएसएल के अंदर, सॉरी इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर, तो उसमें भी एक बहुत बड़ा ग्रोथ अवेलेबल है कंपनी के पास में। इसके बाद कंपनी कह रही है कि जो T+0 वाला जो है वो अभी सिर्फ 25 स्टॉक्स के अंदर ही स्टार्ट हुआ है, जैसे कि सेबी का रेगुलेशन आया था, तो उसके अकॉर्डिंग कंपनी ने 25 स्क्रिप्ट्स के अंदर इसको अभी स्टार्ट किया है, टेस्टिंग मोड पे अभी चल रहा है। बेसिकली सेबी देखना चाहता है कि इनिशियल लेवल पे कोई ज्यादा इश्यूज तो नहीं आते हैं, और अगर ज्यादा इशू आते हैं तो उनको किस तरीके से रिजॉल्व किया जा सकता है। सीडीएसएल का कहना है कि जहां तक हमारे प्लेटफॉर्म की बात है, हमें कोई ऐसा मेजर इशू देखने को नहीं मिल रहा है अभी तक। चीजें काफी स्मूथ चल रही है, एंड वी आर कॉन्फिडेंट कि जैसे जैसे सेबी का रेगुलेशन आएगा कि इसमें 25 से 30 स्टॉक करने हैं या 50 स्टॉक करने हैं, तो उसको हम टाइम टू टाइम इंक्रीज करते रहेंगे। तो धीरे धीरे बेसिकली ये T+0 सेटलमेंट की तरफ बढ़ता जा रहा है। देन कंपनी का कहना है कि हमारा जो इनकम है वो ऑब्वियसली इस पे डिपेंड करता है कि ट्रांजैक्शन कितना हो रहा है, प्लेज कितना हो रहा है, मार्जिन कितना हो रहा है, डेबिट ट्रांजैक्शन कितना हो रहा है। सिर्फ डीमैट अकाउंट ओपन हो गया है तो उसके बेसिस पे हम ये काउंट नहीं कर सकते कि हमारा रेवेन्यू बढ़ेगा। एंड ये बहुत ऑब्वियस है, बिकॉज जब तक एक इन्वेस्टर जो है वो अपने अपने अकाउंट में शेयर बाय नहीं कर रहा है, शेयर सेल नहीं कर रहा है, तब तक सीडीएसएल को कोई इनकम नहीं मिलने वाला। वो बिल्कुल एक डेट अकाउंट है सीडीएसएल के लिए, जस्ट एक नंबर है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर ये 1 करोड़ डीमैट अकाउंट ओपन हुए हैं, अगर इन 1 करोड़ डीमैट अकाउंट में से फॉर एग्जांपल 90% जो इन्वेस्टर्स हैं वो अगले कुछ मंथ तक ट्रेड ही नहीं करते हैं, कोई ट्रांजैक्शन ही नहीं करते हैं, तो उससे सीडीएसएल के रेवेन्यू को जीरो इंपैक्ट पड़ेगा, मतलब कोई बेनिफिट ही नहीं होगा उनका। तो हमें अगर सीडीएसएल का थोड़ा बहुत अगर ट्रिगर बोल सकते हो आपकी, अगर ग्रोथ ट्रिगर हमको ट्रैक करना है, तो हम क्या चेक कर सकते हैं, जो एनएसई का जो डेटा आता है हर मंथ, वीकली भी आता है आई थिंक, कि एक्टिव क्लाइंट कितने हैं, मतलब मार्केट में कितने क्लाइंट्स ने ट्रेड किया है, वॉल्यूम कितना चल रहा है। जैसे एंजल वन शेयर करता है कि हमारा एनएससी एक्टिव क्लाइंट में इतना मार्केट शेयर है, 20% मार्केट शेयर है, 15% मार्केट शेयर है। तो वो नंबर हमको ट्रैक करना है, बिकॉज जितना ज्यादा ट्रांजेक्शन होगा, जितना ज्यादा वॉल्यूम होगा, उतना हाई चांस है कि सीडीएसएल का रेवेन्यू बढ़ेगा। और कौन सा मार्केट होता है जब सबसे ज्यादा ट्रांजैक्शन होता है? ऑब्वियसली बुल मार्केट, जो पिछले 1-1.5 साल से हम देख रहे हैं। ऐसे मार्केट में हमेशा आप देखोगे कि सीडीएसएल का रेवेन्यू भी ग्रो करेगा और मार्केट का ओवरऑल ट्रांजैक्शन एंड वॉल्यूम नंबर भी लगातार बढ़ता जाएगा। सो वही पॉइंट कंपनी कह रही है। देन इसके बाद कंपनी का कहना है कि टोटल अनलिस्टेड कंपनी से जो इनकम हुआ है इनका, वो अराउंड 1 करोड़ 85 लाख के आसपास हुआ है। पूरे साल में 45 करोड़ का इन्वेस्टमेंट रहा है ये। एंड कंपनी कह रही है कि जो टेक इंफ्रा के ऊपर जो स्पेंडिंग है वो कंटिन्यू है। और आज अगेन ये बता पाना डिफिकल्ट है कि T+0 जो सेटलमेंट है उसमें और फर्दर कॉस्ट आएगा या नहीं आएगा, बिकॉज अभी इसको सेबी टेस्ट कर रहा है, तो अभी तक तो कोई इशू नहीं आए हैं ऑल दो। लेकिन अगर कल को चल के कोई इसमें प्रॉब्लम लगता है सेबी को, तो सेबी हमको बोल सकता है कि हमको ये चीजें इंप्रूव करनी है, तो उसमें भी एक्सपेक्टेड है कि हमारा ओवरऑल कॉस्ट जो है वो बढ़ सकता है। तो ये ओवरऑल कॉन एनालिसिस था। बेसिकली सीडीएसएल जो है वो गाइडेंस नहीं देता है कि आगे का वो क्या ग्रोथ टारगेट कर रहे हैं या मार्जिन क्या टारगेट कर रहे हैं। एक बेसिकली हमको आइडिया लगता है कि इस कंपनी के ग्रोथ ट्रिगर क्या हो सकते हैं और किन चीजों पे कंपनी आज के टाइम पे काम कर रहा है। एक चीज तो हमको समझ आता है कि सीडीएसएल मार्केट लीडर है, 60-70% का मार्केट शेयर है। और जैसा ये मॉडल है, अगर आप लॉजिकली समझो तो किसी भी नए प्लेयर के लिए इजी नहीं है कि कल को वो इस इंडस्ट्री के अंदर आए और इस पूरे इनके मॉडल को डिसरप्ट कर दे। वैसे तो पहले काफी ज्यादा रेगुलेशन था कोई नए प्लेयर को आने को लेकर के, लेकिन पिछले कुछ सालों में उस रेगुलेशन को काफी ज्यादा कम कर दिया है गवर्नमेंट ने। लेकिन उसके बाद भी हमने देखा है कि कोई भी एक नया बड़ा प्लेयर नहीं आया इस इंडस्ट्री के अंदर, बिकॉज उनको पता है कि इसमें स्विचिंग कॉस्ट सबसे बड़ा फैक्टर है। स्विचिंग कॉस्ट क्या होता है? जैसे अगर आप देखो तो सीडीएसएल के पास में बहुत सारे ब्रोकर्स हैं, जीरोदा है, एंजल वन है, ग्रो है, एचडीएफसी सिक्योरिटी है। इतने सारे बड़े बड़े ब्रोकर्स हैं जो सीडीएसएल के साथ में इतने सालों से काम कर रहे हैं, उनके पूरा क्लाइंट का डेटा बेस है। तो उनके लिए स्विचिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा हो जाएगा अगर कल को वो किसी दूसरे डिपॉजिटरी के ऊपर चेंज करेंगे। तो इसीलिए आप बोल सकते हो एक इनहेरेंट बहुत स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है सीडीएसएल के बिजनेस मॉडल में। और मॉडल तो हमने डिस्कस किया है कि एसेट लाइट मॉडल है, बस एक ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन इन्वेस्टर से भी इनको इनकम है, प्लस जो कंपनी है जब तक वो लिस्टेड है, जब तक वो डीलिस्ट नहीं हो जाती, जब तक वो बंद नहीं हो जाती, तब तक उनको किसी ना किसी तरीके से फी पे करना ही पड़ेगा सीडीएसएल को। तो मॉडल काफी स्ट्रांग है। ग्रोथ तो हमने देखा ही है कि जब जब बुल मार्केट रहेगा तब तक ये स्टॉक, ये बिजनेस काफी अच्छा करेगा, और अभी भी करेंटली भी काफी अच्छा कर रहा है।
स्ट्रक्चरली भी अगर आप देखो तो एक काफी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है, बिकॉज अभी तो सिर्फ 15-16 करोड़ डीमैट अकाउंट है। आगे चल के ये नंबर 50 करोड़ जाएगा, 60 करोड़ जाएगा, 70 करोड़ जाएगा। तो जितने ज्यादा इन्वेस्टर्स आएंगे उतना हाई चांस है कि सीडीएसएल का रेवेन्यू बढ़ेगा। प्लस उसके साथ में इंश्योरेंस वाला फैक्टर अगर हम ऐड करें, या फिर जो इतनी सारी प्राइवेट कंपनीज हैं कल को वो भी लिस्ट होंगी, वो भी अपने आप को डीमेटलाइज करवाएंगी, तो वहां से भी एक स्ट्रॉन्ग ग्रोथ रनवे अवेलेबल है कंपनी के पास में। सो स्ट्रक्चरली ग्रोथ अवेलेबल है, करंट परफॉर्मेंस काफी अच्छा है। हाँ, स्टॉक के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो लगभग 60-61 के पीई के आसपास ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो करंट लेवल पे आई फील कि वैसी अपॉर्चुनिटी तो नहीं लगती है जैसे कि 1-1.5 साल पहले था, बिकॉज ये स्टॉक उस टाइम पे सबसे ज्यादा ल्यूक्रेटिव लगेगा जब बियर मार्केट ऑलमोस्ट एंड हो चुका होगा और बुल मार्केट का आपको एक इनिशियल सिग्नल दिख रहा होगा। मतलब कंपनी का 1-2 क्वार्टर आप देख चुके होंगे कि वहां पे कंपनी एक सॉलिड ग्रोथ नंबर रिपोर्ट कर रहा है। तो वहां पे सबसे बेस्ट बेट बनता है सीडीएसएल। आई एम नॉट सेइंग कि अभी कुछ खास पैसा बनेगा नहीं, लेकिन हाँ, यहाँ पे थोड़ा कॉशियसली ट्रैक करना पड़ेगा, बिकॉज अगर कल को चल के हम देखते हैं कि मार्केट में नए डीमैट अकाउंट जो ओपन हो रहे हैं उनकी ग्रोथ में थोड़ा सा कम हुआ, या फिर जो ट्रांजैक्शन है, जो वॉल्यूम है, उनमें थोड़ी सी कमी आई, थोड़ा सा डी ग्रोथ आया, तो डेफिनेटली उसका इंपैक्ट सीडीएसएल के रेवेन्यू के ऊपर पड़ेगा, बिजनेस के ऊपर पड़ेगा, एंड वहां से स्टॉक का ऊपर जाना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो वो चीज यहां से हमको कॉशियसली ट्रैक करनी है, लेकिन हाँ, लॉन्ग टर्म बेसिस पे एक अच्छी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है इस बिजनेस के पास में। तो बाकी ट्रैक तो कंटिन्यू करेंगे, एंड जो भी आपके डाउट्स हैं डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू वेरी मच।